नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके लिए एक और ऑनलाइन क्लास की वीडियो आज पढ़ेंगे हम लेसन नंबर 7 पॉलिटिकल साइंस में। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए लेसन नंबर 7 को हम पहले पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो हम करेंगे उस लेसन नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर। तो बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट लेसन नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर। चलिए करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। पहले आते हैं एक अंक वाले प्रश्न। लोकतंत्र की क्या परिभाषा है? तो जनता का शासन जो जनता के लिए होता है और जनता के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, तानाशाही का समर्थन करने वाली विचारधारा को क्या कहते हैं? सिंपल सा उत्तर इसका निरंकुशतावाद। मतलब निरंकुशता क्या होती है? जहां कंट्रोल नहीं हो, सरकार अपने इच्छा से कुछ भी कर सके, वही बात तानाशाही में होती है। लोकतंत्र अच्छा क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र में लोगों को समानता के अधिकार मिलते हैं। किस प्रकार की सरकार को आप सबसे बेहतर मानते हैं? तो लोकतांत्रिक सरकार को हम सबसे बेहतर मानते हैं। फिर नागरिक स्वतंत्रता क्या है? तो नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करना ही नागरिक स्वतंत्रता है। प्रश्न नंबर 6, सामाजिक असमानता का कोई एक रूप लिखिए। असमानता मतलब कहां पर बराबरी नहीं होती? तो लिंग रूप से, जाति रूप से और अन्य रूप से। बहुमत का शासन क्या होता है? जब कोई फैसला बहुमत के द्वारा लिया जाए, मतलब 51% वोटिंग के द्वारा ही जब कोई फैसला लिया जाता है, उसे बहुमत का फैसला या बहुमत का शासन कहते हैं। कुछ लोगों का अथवा एक दल का शासन क्या कहलाता है? मतलब जहां पर या तो थोड़े बहुत लोग शासन करते हो या एक पार्टी ही शासन करती हो, तो वो तानाशाही या एक दलीय शासन कहलाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का निर्माण करता है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का निर्माण करती है। इस बात को अपने निम्नलिखित तत्वों से समझ सकते हैं। पहला, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक फिक्स टाइम के बाद चुनाव होते हैं। ये चुनाव निष्पक्ष होते हैं। इसमें सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से उम्मीदवारों को खड़ा करती है और वोटर अपनी इच्छा से किसी को वोट कर सकता है। ये प्रतिनिधि जनता के लिए जिम्मेवार होते हैं और जनता की जब तक इच्छा रहती है तब तक ये लोग अपने पद पर बने रहते हैं। नंबर 2, कानूनों पर खुली चर्चा। इन देशों में जो सरकार कानून बनाती है वो लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है। इस पर बहस होती है और विचार विमर्श किया जाता है। विद्यार्थियों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आप वीडियो देख रहे हो तो आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी एक ऐप पर इसको शेयर कर सकते हो। चाहे व्हाट्सएप है, चाहे फेसबुक है, चाहे टेलीग्राम है, चाहे पिंटरेस्ट है, किसी के ऊपर भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। कि लंबे टाइम से देख रहा हूँ कि वीडियो व्यू बहुत कम आते हैं। विद्यार्थियों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग व्यू बिल्कुल कम ला रहे हो, ये बहुत ही गलत बात है। हाँ, फिर उसे जनता के सामने रखते हैं, इसलिए इस बात की संभावना रहती है कि लोग उसके फैसले को मानेंगे और वो ज्यादा प्रभावी होंगे। नंबर 3, सूचना का अधिकार। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को सरकार और उसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार है। यदि कोई नागरिक चाहे कि कौन से फैसले लेने में किस प्रकार नियम पालना हुई है, नियम पालन नहीं हुई, तो वो पता कर सकता है। उसको ये जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास साधन भी है जिनके द्वारा ये जान सकता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का निर्माण होता है जो कायदे कानून को मानती है, वो लोगों के प्रति क्या जिम्मेवार होती है। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय लेने में, हिस्सेदार बनाने में, खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्य विधि भी विकसित कर लेती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में निश्चित रूप से अन्य शासनों के लिए बेहतर है। ये वैध शासन व्यवस्था है, मतलब इसको कानूनी रूप से इसको माना गया है। इसलिए पूरी दुनिया में लोकतंत्र के प्रति समर्थन का भाव। प्रश्न नंबर 2, लोकतंत्र किन कंडीशन में सामाजिक विविधताओं को संभाल रहा है और उनके बीच में सामंजस्य कैसे बिठा रहा है? तो लोकतंत्र व्यवस्था अनेक प्रकार की सामाजिक विभाजनों को संभाल रहा है। इससे उन टकरावों के विस्फोट या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकराव को स्थायी रूप से समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए प्रत्येक समाज है वो सामंजस्य बढ़ाता है।
सामाजिक अंतर, विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का बहुत बड़ा गुण है। इसके लिए लोकतंत्र व्यवस्थाओं को दो शर्तें पूरी करनी होती है। पहली, लोकतंत्र का अर्थ बहुमत के राय से शासन करना नहीं है। लोकतंत्र में बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब अगर आपकी संख्या ज्यादा है तो ये नहीं है आप कम संख्या वालों को डराओगे धमकाओगे, उन्हें उनके साथ भी काम करना पड़ता है। तभी सरकार की जन सामान्य की इच्छा का नेतृत्व करने की इच्छा होती है वो पूरी हो पाती है। बहुमत और अल्पमत कोई भी मायने नहीं रखती। बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल या भाषा के आधार पर राज करना नहीं है। बहुमत का मतलब होता है हर फैसले या हर चुनाव में अलग अलग लोग या अलग अलग प्रकार से बहुमत मिला है, उससे बहुमत का निर्माण किया। और लोकतंत्र तभी लोकतंत्र रहेगा जब यहाँ प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों के पक्ष या विपक्ष में तर्क दें। पहला कथन है औद्योगिक देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं, पर गरीब देशों को आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए। कथन नंबर 2, विद्यार्थियों कथनों को आप नोट कर लीजिए और उन कथनों के नीचे इसका उत्तर लिखिएगा जो आपको बताऊंगा मैं। कथन नंबर 2, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच की असमानता को कम नहीं कर सकता। कथन नंबर 3, गरीब देशों की सरकार को अपने ज्यादा संसाधन गरीबी को कम करने, आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा पर लगाने की जगह उद्योगों पर और आर्थिक व्यवस्था पर खर्च करना चाहिए। चौथा, नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता अमीर और गरीब दोनों तरह के लोकतांत्रिक देशों में। पांचवा है लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट अधिकार है। इसका मतलब है लोकतंत्र में कोई प्रभुत्व का टकराव नहीं होता। चलिए करते हैं इसके खिलाफ में बातें। पहला जो हमने कहा था कि औद्योगिक देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकता है, पर नहीं, पर गरीब देश को आर्थिक विकास के लिए जो तानाशाही है वो चाहिए। ये दोनों बात गलत है। गरीब देश आर्थिक तानाशाही में शासन नहीं कर सकते, क्योंकि तानाशाही शासन में क्या लोगों को आजादी नहीं होगी, समानता नहीं होगी और ना ही कोई अधिकार होगा। ऐसे में गरीब देश अपना आर्थिक विकास नहीं कर पाएगा। लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच में असमानता कम करता है, क्योंकि लोकतंत्र में नागरिकों को राजनीतिक सामाजिक अधिकार मिलते हैं। इसके साथ ही लोक समानता लाने के लिए कानून बनाता है। इस भारत में बहुत से कानून के माध्यम से सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करने की कोशिश की जाती है। थर्ड बात ये नहीं है कि गरीबों को या गरीब कंट्रीज को अपने संसाधनों को अपने उद्योगों के विकास पर खर्च करना चाहिए। तो गरीब देशों का लक्ष्य होना चाहिए अपने जनता के लिए कपड़े, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि। इसके बाद वो उद्योगों और अपने अन्य खर्चों पर खर्च करें, क्योंकि यदि वो लोग गरीब हैं तो मजबूत औद्योगिक और बुनियादी ढांचे को सहन नहीं कर पाएंगे और उसका उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। चौथा, नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता अमीर और गरीब दोनों देशों में, तो ऐसा नहीं है। आर्थिक समानता अमीर और गरीब किसी भी देश में नहीं है। दोनों प्रकार देशों में कुल आय, ये विद्यार्थी थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ आया नहीं है, आय होगा। ठीक है, तो फर्क इतना है, गरीब देशों में गरीबी की संख्या बहुत ज्यादा है, अमीरों में अमीर देशों में संख्या बहुत कम होती है। पांचवा, लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट का मतलब अधिकार नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ कोई प्रभुत्व का टकराव नहीं होता, सभी लोग एक ही वोट देते हैं, किंतु जो लोग आर्थिक रूप से समर्थ हैं या राजनीतिक रूप से क्या है प्रभुत्व रखते हैं, वे समाज के अंदर विभिन्न वर्गों के बीच में टकराव करने से बन जाते हैं। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए ब्यौरों में लोकतंत्र चुनौतियों पे जाने। ये कंडीशन किस प्रकार के नागरिकों के गरिमापूर्ण, सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन के लिए चुनौतियां पेश करती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए नीतिगत, संस्थागत उपाय भी बताएं। पहला है, उच्च न्यायालयों के निर्देश के बाद उड़ीसा में दलितों और गैर दलितों के प्रवेश के लिए अलग अलग दरवाजों रखने वाले मंदिरों को सबके लिए एक ही दरवाजा रखने की अनुमति देनी पड़ी। दूसरा, भारत के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं।
तीसरा, जम्मू कश्मीर गंडवारा मुठभेड़ बताकर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा 3 लोगों को हत्या का आरोप लगाते हुए उस घटना के जांच के आदेश दिए। तो पहली बात करते हैं, पहली घटना में हम देखा भाई कि अलग अलग दरवाजे थे, बाद में कोर्ट ने बोला एक ही दरवाजा रखो। तो इस घटना में जातिवाद चुनौती लोकतंत्र के सामने आई। इसके कारण समाज में रहने वाले कुछ लोगों को अपमान सहना पड़ता है। जिन जातियों को नीच, अछूत या दलित कहते हैं, उन्हें जीवन की मूलभूत सुविधाओं से बहुत दूर रखा गया है, जो लोकतंत्र के खिलाफ। ऐसे में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कानून बना के उन्हें कठोरता से लागू करना होगा, ताकि जातिवाद समस्या को दूर कर सके। दूसरी घटना थी, उसमें लोकतंत्र के सामने गरीबी प्रमुख चुनौती है। क्यों गरीब, आप देखा भाई कि किसान आत्महत्या कर लेते, तो किसान कर्जे में डूब रहा है, वो जब कर्जा वो नहीं चुका पाता है तो वो आत्महत्या का रास्ता अपना लेता है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार को इन गरीब किसानों की हेल्प करनी होगी, उन्हें ऋण देना होगा और गांवों में सरकारी बैंकों की स्थापना करनी होगी। तो कृषि के लिए आवश्यक चीजें कम कीमत पर देनी होगी। जब तक गरीबी रहेगी तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति 2 समय की रोटी के जुगाड़ में रहता है। वो गरीब आदमी फिर देश के हित में कुछ भी कर नहीं पाता। तीसरा है, सरकारी विभागों में फैला घोटाले, भ्रष्टाचार। ये भी क्या बहुत बड़ी चुनौती है। लोकतांत्रिक देशों में यहाँ भ्रष्टाचार क्या बहुत अधिक होता है, जिससे सत्ता में आए व्यक्ति अपनी सत्ता का उपयोग करके अपने खुद के भलाई के लिए ऐसा काम करते हैं। इससे नागरिकों का जीवन है, संपत्ति और संकट में आ जाती है। सरकारी अधिकारी जिनका काम जनता सेवा करना है, वही लोग जनता के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे में लोकतांत्रिक शासन की नींव हिल जाती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हर लेवल पर घोटालों से हमें निपटना होगा। इसके लिए कानून बनाने होंगे, उन्हें उन कानून को सख्ती से लागू करना होगा और सरकारी पदों पर नियुक्ति के समय निष्पक्षता का हमें ध्यान रखना होगा। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे महत्वपूर्ण पद पर वही व्यक्ति पहुंचेगा जो निष्पक्ष होगा। 500 प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा विचार सही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक लोगों के बीच में टकराव को एंड किया है। दूसरा, लोगों के बीच आर्थिक असमानता कम की है। तीसरा, हाशिए के समूह में कैसा भी व्यवहार हो वो सारे भेद मिटा दिए हैं। चौथा, राजनीतिक गैर बराबरी के विचारों को समाप्त किया है। उत्तर का नंबर 1, लोगों के बीच के टकराव को एंड किया है। प्रश्न नंबर 6, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, उसको चुनिए। मतलब कौन सी चीजें जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। पहला, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। दूसरा, व्यक्ति की गरिमा। तीसरा, बहुसंख्य का शासन। चौथा, कानून के समक्ष समानता। तो चुनाव भी चाहिए, गरिमा भी चाहिए, कानून से बराबरी भी चाहिए। तो गलत क्या है, बहुसंख्यक का शासन। मतलब अल्पसंख्यकों को हमें साथ लेकर चलना होगा, बहुसंख्यक के अकेला राज नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 7, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं। पहला, कि लोकतंत्र विकास साथ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानता रहती है। तीस, तानाशाही में असमानता नहीं होती। चौथा, तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर है। तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानताएं रहती है। प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए अनुच्छेद पढ़े। नन्नू एक दिहाड़ी मजदूर है, वो पूर्व दिल्ली के झुग्गी बस्ती वेलकम मजदूर कॉलोनी में रहता है। उसका राशन कार्ड गुम हो गया है और जनवरी 2006 में उसने डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाने की अर्जी दी। अगले 3 महीने में उसने राशन विभाग के दफ्तर कई चक्कर लगाए, लेकिन वहां तैनात किरानी और अधिकारी उसका काम करने या अर्जी करने से बताने के कौन कहे, उसको देखने तक के तैयार नहीं है। आखिर उसने सूचना का अधिकार प्रयोग किया और अपनी अर्जी के दैनिक प्रगति का ब्यौरा देने का आवेदन किया। इसके साथ उसने इस अर्जी पर काम करने वाले अधिकारियों नाम और काम न करने की सूरत में खिलाफ होने वाली कार्रवाई का ब्यौरा मांगा। सूचना का अधिकार वाला आवेदन देने के हफ्ते भर के अंदर खाद्य विभाग का इंस्पेक्टर घर आया, नन्नू को बताया कि उसे क्या करना चाहिए। सूचना का अधिकार लोगों को बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसका प्रयोग करके नन्नू छोटा व्यक्ति भी न्याय प्राप्त कर सकता है। जब सभी नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे तो उनका समय पर उपयोग करेंगे, तब लोकतंत्र सही ढंग से काम करेगा। नन्नू के आवेदन का अधिकारियों पर गहरा असर पड़ा, वो अपने हरकत में आए। उन्होंने 1 हफ्ते में उसका नया राशन कार्ड बना दिया। जिस राशन दफ्तर नन्नू की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, उस दफ्तर में बड़े बड़े अधिकारियों से मिले
उसे पूरा सम्मान दिया, उससे आवेदन वापस लेने का निवेदन भी किया। अब विद्यार्थियों अपने माता से पूछें अपनी समस्याओं के लिए वो कभी गवर्नमेंट ऑफ ऑफिस में गए तो उनका क्या अनुभव रहा, उसका हमें भी लिखें, बताएं। तो विद्यार्थी लास्ट प्रश्न क्या आप खुद के जीवन का है, कभी आप इस गवर्नमेंट ऑफिस में गए हो तो आपको वहाँ क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, वरना आप ये लास्ट क्वेश्चन चाहें तो नोटबुक में ना करें। धन्यवाद। अगर आप वीडियो पसंद आए तो आप व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई समस्या आ रही है विद्यार्थियों तो हमें बताइए ताकि उस समस्या को हम दूर कर सकें। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अगर आप इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को अब ये भी क्या है सब्सक्राइब कीजिए। कि विद्यार्थियों हम 10वीं क्लास के सिलेबस की 3rd बुक जल्द ही पूरी करने वाले हैं। उसके बाद एक किताब और रहेगी, उसको हम पूरा करेंगे, और उसके बाद हमारा 10वीं क्लास का सिलेबस क्या है कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।